नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों स्वागत है। हम आपको बता दें आज कोरोना को लेकर बहुत हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं, लेकिन इस वक्त एक अजीब सी घटनाक्रम घट गया है उत्तराखंड से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। राजभवन पहुंचने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत। बड़ी खबर, राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रावत। शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। और सीधे चलते हैं कुमार कुंदन के पास सीधे चलते हैं। कुंदन, मुझे यह बताइए अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? बस किसी भी पल त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच सकते हैं। ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो राजभवन है और जहां मैं खड़ा हूं ये मुख्यमंत्री का निवास है और 4 बजे का वक्त है। किसी भी वक्त जाके मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा जो है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को देने वाले हैं और बताया जा रहा है कि 3 बजे ही पहले वो मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उसको एक्सटेंड किया गया। उन्होंने कहा कि पहले इस्तीफा देंगे, उसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताया जा रहा है कि 4:30 बजे वो मीडिया से मुखातिब होंगे और अपनी जो इस्तीफे की जानकारी आधिकारिक रूप से वो मीडिया के सामने रखेंगे। सबसे अहम बात यह है कि विधायकों की नाराजगी इस कदर बढ़ गई थी कि विधायकों ने एक सुर में, एक तरह से कह सकते हैं संवेद सुर में उनके साथ काम करने से मना किया था। सेंट्रल पर्यवेक्षक आए, उसके बाद आला कमान ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और फिर जो पिछले 24 से 48 घंटे में दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक हुआ, इस सब का साक्षी जो है हम लोग रहे। और अभी की जो जानकारी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है इस्तीफा देने बस पहुंचने वाले हैं, किसी भी पल पहुंच रहे हैं। आप जो जानकारी दे रहे हैं मुझे, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा ऐसा क्या हो गया? हर कोई ये जानना चाहता है कि एकाएक ये घटनाक्रम वहां पर घट गया और ये एकाएक था या पहले से ब्रू कर रहा था? ये क्या है मामला, जरा समझाएं। देखिए, ये एक दिन की बात नहीं है, ये काफ़ी समय से चलता आ रहा था। मतलब मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है एक विधायकों की लामबंदी हो रही थी, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं, राजनीतिक आपदा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने आई और सब कुछ फूट पड़ा। अभी गैरसैंण में जब सत्र चल रहा था तो सत्र के दौरान ही पार्टी आला कमान को इस बात का एहसास हुआ कि अगर उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बहुत बड़ी क्षति हो सकती है और उसी के मद्देनजर बाकायदा उस सत्र को बीच में ही कंक्लूड करके और मुख्यमंत्री को देहरादून बुलाया गया और देहरादून में यहाँ से 2 पर्यवेक्षक आए, रमन सिंह और दुष्यंत गौतम। उन्होंने विधायकों से बात की। विधायकों का साफ कहना था कि मुख्यमंत्री हमारी नहीं सुनते हैं, जो भी अफसरशाह है वो बेलगाम हो चुके हैं। अगर हम अफसरशाह को कोई बात कहते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। 1 साल बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ चुनाव का, ऐसे में जब हम जनता के बीच जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? तो एक ही उपाय बचता है, वो है कि मुख्यमंत्री को बदलिए और हमारी सुने ऐसे किसी मुख्यमंत्री को लाइए। और ये नाराजगी इस कदर हो गई थी कि 57 विधायक में तकरीबन 60% से ज़्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री के अगेंस्ट अपनी बात पर्यवेक्षकों के सामने रखी और यही वजह थी कि आलाकमान को इस तरह का फैसला लेना पड़ा। आज भी बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री तकरीबन 11:30 बजे के आसपास अपने आवास पहुंचे हैं और अभी 4 बजने का वक्त जा रहा है। मुश्किल से 1 या 2 विधायक मुख्यमंत्री से मिलने आए होंगे, बाद बाकी एक भी विधायक नहीं मिलने आया। यह बताने के लिए काफ़ी है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ विधायकों में कितनी नाराजगी है। और एक बार फिर उत्तराखंड अपने पुराने इतिहास को दोहराता हुआ, एनडी तिवारी के बाद कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ऐसा ही त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ भी होने जा रहा है। और आप जो बता रहे हैं, क्विक रिएक्शन में यहां पर मेरे साथ बने रहिए। अमोद जी मेरे साथ हैं, अमोद जी और प्रदीप सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमोद जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, अभी के जो हालात हैं, इन हालात में ऐसा क्या हो गया? मतलब ये सेंस ऑफ डेस्परेशन क्यों? क्योंकि इसका इंपैक्ट बंगाल चुनावों को लेकर होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट वहां पर पहुंच सकता है, ऐसी आशंकाएं थी। बताया जा रहा था कि बंगाल चुनाव के बाद शायद कुछ चेंज होगा, अगर होगा, लेकिन इतना ज्यादा तो ऐसा हुआ क्या? देखिए निशांत, जो कहते हैं ना कि पकते पकते घाव में मवाद इतना भर गया था कि उसका ऑपरेशन जरूरी हो गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का यही कहना था कि ये कोई अचानक नहीं हुआ है कि उनके खिलाफ विधायक वहाँ नाराज़ हो गए हैं, वहाँ के सांसद वहाँ उनसे नाराज़ हो गए हैं या उनके ही अपने मंत्री उनसे नाराज़ हो गए हैं। ये 3 सालों से लगातार उनके कार्यशैली से, उनके व्यवहार से या उसको कर्मण्यता भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसमें गुरेज नहीं होना चाहिए। तो उनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था, लोगों से नहीं मिलना, काम नहीं हो पाना, अधिकारियों पर उनकी पकड़ नहीं हो पाना, विधायकों का काम नहीं हो पाना,
अपने अपने क्षेत्र में विधायक ये बताते थे कि वो उनका जो रोड बन जाना चाहिए था 6 महीने में, वो 1.5-2 साल से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वहाँ के अधिकारी उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वैसे में अब चुनाव महज 8 से 10 महीना बचा हुआ है। निश्चित तौर पे अगर अप्रैल मई में चुनाव होना है तो फरवरी मार्च से चुनावी माहौल बन जाएगा। तो क्या जवाब देंगे? ये एक बड़ा विधायकों को रोष आप जो बता रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मैं एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं सीक्वेंस ऑफ इवेंट, और फिर प्रदीप सर के पास आ रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है उस पर जरा ध्यान दीजिए और उससे आपको पता लगेगा एक डेस्परेशन क्या था वहां पर। और यहां पर देखें आप, सोमवार को देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। नंबर 1, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की जो हम बात कर रहे हैं, एक्सचेंज ओवर करें यहां पर, वो देखें। बैठक में उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। फिर चेंज करें यहां पर, रमन सिंह दुष्यंत गौतम ने विधायकों और सांसदों को से बात की। फिर चेंज करें यहां पर, वो ये देहरादून से दिल्ली लौटे केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने जेपी नड्डा को सौंपी अपनी रिपोर्ट। फिर यहां पर चेंज करें, वो देखें आप, सोमवार को दिल्ली में जेपी नड्डा अमित शाह से मिले त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहां पर 2-2 बार मुलाकातें हुई हैं। मैं सीधे राहुल इस वॉल को और शॉट्स को सीधे लेकर चलूंगा मैं प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके 2 इंपैक्ट क्या हो सकते हैं? पहला तो बंगाल चुनाव पर, नंबर 1। नंबर 2, यूपी में भी इलेक्शंस अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर है, नजदीक है। तो एक मैसेज जो है, जो पर्कुलेट करता है कि देखिए इनको अपने मुख्यमंत्री के ऊपर फेथ ही नहीं है, वो हर जगह स्पिल ओवर हो सकता है। नहीं, आपके निशान दूसरे सवाल से मैं पहले शुरू करूंगा। ये बात आपकी ठीक है, ये इंप्रेशन बन सकता है, लेकिन ये जो कदम बीजेपी उठाने जा रही है, अगर आज सिंह रावत का इस्तीफा हो जाता है तो नहीं लग रहा है, तो 2 बड़ी गलतियां करने के बाद अब गलती सुधारने की कोशिश हो रही है। पहली गलती बीजेपी ने राजस्थान में की, जब वसुंधरा राजे के खिलाफ उनके विधायक और आम जनता में नाराजगी थी। इसी तरह से झारखंड में दूसरी गलती की, जब रघुवर दास के खिलाफ आम लोगों में और विधायकों में नाराजगी थी। पार्टी हाईकमान ने उसको नहीं सुना। पार्टी हाईकमान ये मानकर चल रहा था कि जिसको एक बार सौंप दिया है जिम्मेदारी, उस पर भरोसा करना चाहिए। लोगों की धारणा के आधार पर या लोगों की शिकायत के आधार पर उसे हटाया नहीं जाना चाहिए। दोनों राज्य बीजेपी हार गई, और उन दोनों राज्यों में बीजेपी अनपॉपुलर नहीं थी, लोकप्रिय नहीं हुई, उनके मुख्यमंत्री अलोकप्रिय हुए, न केवल आम लोगों में बल्कि अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं में। यही स्थिति उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की है। आपको याद होगा कि उत्तराखंड में आप संवाददाता ही अभी बता रहे थे कि कोई एनडी तिवारी के अलावा कोई 5 साल पूरा नहीं कर सकता कोई मुख्यमंत्री। जब खंडूरी को 2011 सितंबर में बनाया गया, चुनाव से 4-5 महीने पहले, तो उसका वो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था। अभी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव एक साथ ही होने हैं 2017 में, तो लगभग 1 साल का समय है। तो नए मुख्यमंत्री के लिए, नए नेता के लिए काम करने का तो समय होगा, इस नाराजगी को कम करने का समय होगा। जहां तक पश्चिम बंगाल के चुनाव पर असर की बात है, देखिए जो विरोधी हैं बीजेपी के, वो इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल के चुनाव पर इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुद्दे तय हो चुके हैं, रणनीति तय हो चुकी है सभी पार्टियों की, और उन मुद्दों से भटकना कोई नहीं चाहेगा। इस तरह के नए मुद्दे छोटे मोटे जुड़ते रहेंगे। सर, मैं आपसे एक और चीज पूछ रहा था प्रदीप सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली और मैं माफी चाह रहा हूं आपको रोकने के लिए, लेकिन सर क्या अपने मुख्यमंत्रियों के सिलेक्शन प्रोसीजर में पश्चिम बंगाल के लिए ये एक लेसन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होना चाहिए। होगा कि नहीं ये हम आप नहीं कह सकते, लेकिन होना चाहिए कि मुख्यमंत्री ऐसा हो जो लोगों की सुनकर चले। काम कोई थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब कर सकता है, लेकिन अगर आप सुनने को तैयार नहीं है, आपके बारे में ये धारणा बन जाए कि आप न विधायकों की सुनते हैं, न कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, न आम आदमी की सुनते हैं, तो ऐसा नेता नहीं चलेगा। ये बीजेपी हाईकमान को इस बात को समझ लेना चाहिए। ये सभी पार्टियों के लिए है कि अगर नेता आपका अलोकप्रिय हो रहा है और पार्टी से उतनी नाराजगी नहीं है,
तो ये डेंजर सिग्नल है, खतरे का संकेत है, जिसको पार्टी हाईकमान को समझना चाहिए और समय पर इसका जो है निराकरण करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये ठीक समय से थोड़ा और पहले होता ज्यादा अच्छा होता, लेकिन अभी सब कुछ गया नहीं है, चुनाव में अभी 1 साल है, इसलिए मौका है कोर्स करेक्शन का। तो ये जो फैसला मोदी और शाह के आने के बाद पिछले 7 साल में पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले हटाया जा रहा है। तो ये सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। कुंदन, ये खबर आ रही है कि वो राजभवन पहुंच गए, क्या ये बात सही है? आप वहीं से हैं अभी इस वक्त हमारे साथ? जी बिल्कुल, अभी जो है उनका काफिला राजभवन के अंदर गया है। ब्रेकिंग न्यूज है ये इस वक्त की बड़ी खबर। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो राजभवन पहुंच गए, इस वक्त की बड़ी खबर। ये ब्रेकिंग न्यूज तैयार करिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन पहुंचे, राज्यपाल को इस्तीफा देने पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस्तीफे के बाद मीडिया से बात करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीधे ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन पहुंचे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यपाल को इस्तीफा देने पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मुझे एक चीज समझाइए कुमार कुंदन। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नजर है, ये सब तो पता था ये क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, लेकिन अगर राहुल फ्रेश शॉट्स आ गए हो तो दिखाइए जरा। सेफ एग्जिट क्या होगा, इनका एग्जिट प्लान क्या होगा, क्या बोल के निकलेंगे, मीडिया में क्या बोलेंगे कि मैंने क्यों इस्तीफा दिया? देखिए सेफ एग्जिट प्लान सुबह से ही दिख रहा है। जैसा कि दुष्यंत गौतम जो ऑब्जर्वर थे, उनका साफ कहना था कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनके ऊपर किसी तरह के करप्शन का चार्जेस नहीं है, क्योंकि पार्टी ये चाहती है कि कोई ऐसा नेगेटिव नोट ना जाए जिसको कि विपक्ष मुद्दा बना के आगामी चुनावों में लेके आए। बार बार पार्टी ये कह रही है कि उनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं था, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। तो इस तरह की कई सारी बातें उनके बारे में फ्लोट किया जा रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि जिस तरीके से नाराजगी थी उनके विधायकों की, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। कुंभ हो रहा है हरिद्वार में, आप हरिद्वार के प्रोजेक्ट्स जाकर देख लीजिए, अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाए हैं, जिस कुंभ की तैयारी जो है सालों से चल रही थी। तो एक इस तरह के उदाहरण भरे पड़े हुए हैं जिसकी एक वानगी के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा संत समाज नाराज था कि कोरोना काल में आप कुंभ करवा भी रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से इंतजाम होना चाहिए और भी चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कुमार कुंदन, मैं आपको रोकूंगा, मैं सीधे थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, आपने बहुत अच्छे पॉइंटर्स बताए। मैं सीधे यहां पर आइए, जरा दिखाइए बदलाव क्यों। राहुल जरा ये वाले हम आपको डिटेलिंग देना चाहेंगे, आइए। फिर कुछ और चीजें समझना चाहेंगे, आइए जरा यहां पर देखिए बदलाव क्यों। सूबे में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। विधायक और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज थे, क्यों नाराज थे अभी हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। विधायकों की शिकायत, राज्य में ब्यूरोक्रेसी बेकाबू। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है कि आप विधायकों की शिकायत, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं, ये बड़ी नेचुरल शिकायत होती है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है डैमेज कंट्रोल के लिए नेतृत्व परिवर्तन जरूरी। यहां पर अच्छा, ये जो चीज है, मैं सीधे यहां पर प्रदीप सर के पास पहुंचूंगा। प्रदीप सर, बहुत संक्षेप में सर, गाहे बगाहे ऐसी शिकायतें आती रही हैं और ये शिकायतें आपको अच्छी तरीके से याद होगा, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी के लिए आई कई बार ये शिकायतें आई। ये शिकायतें कई बार जो और मुख्यमंत्री हैं उनके लिए भी आई। मिसाल के तौर पर उस जमाने में जब रमन सिंह थे तब उनके लिए भी ये शिकायतें आई, लेकिन यहां पर एक्शन ले लिया गया। तो यहां पर जो एक्ट ऑफ डेस्परेशन है वो बहुत ज्यादा हाई दिखाई दे रहा है। आप इसको कैसे आंकते हैं, इसकी वजह क्या आंकते हैं? नहीं निशांत जी, मैं इसको इसी रूप में देखता हूं कि पिछली गलतियों से पार्टी हाईकमान ने सबक लिया है। ये जो नियम बना दिया गया था कि जिसको एक बार जिम्मेदारी सौंप दी है उसको कार्यकाल पूरा करने दिया जाए, कुछ भी हो, पार्टी का नुकसान हो, भला हो, कुछ भी हो, वो नीति बदल गई। वो राजस्थान और झारखंड में हार के बाद बदल गई। वही स्थिति आप जो बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, वहां भी अगर रमन सिंह को पहले बदला गया होता तो शायद इतनी बुरी, हो सकता है हार जाते तब भी, लेकिन इतनी बुरी हार ना होती। तो एक बात ये समझनी पड़ेगी, अगर आप याद करें 2007 में जब बीसी खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब विधायकों की राय जो है वो भगत सिंह कोश्यारी के पक्ष में थी, लेकिन हाईकमान चाहता था कि बीसी खंडूरी बने, इसलिए उनको बना दिया गया। इसी तरह से उत्तराखंड में विधायकों की राय त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में नहीं थी, राय बटी हुई थी, लेकिन
कुछ सुना नहीं पार्टी हाईकमान ने, और वो पार्टी हाईकमान की पसंद थे, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत से लोग, बहुत से नेता होते हैं ऐसे जिनका पहले कोई ज्यादा प्रभाव ना हो, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके कामकाज में जो है एक परिवर्तन आता है, लोगों को साथ लेकर। मैं आपको रोकूंगा सर, थोड़ा सा प्रदीप सर मैं रोकूंगा। एक इनपुट आ रहा है कुमार कुंदन, अगर आपके पास कोई भी खबर आती है आप सीधे अपना हाथ रेस कर दीजिए। खबर आ रही है कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया, क्या ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो हम बता रहे थे कि जो राजनिवास के वो अंदर गए हैं और अंदर जाके उन्होंने अभी अपना इस्तीफा सौंपा है और बस थोड़ी ही देर बाद वहां से वो निकलने वाले हैं। मैं आपको रोक रहा हूं यहां पर। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। त्रिवेंद्र सिंह ने राजभवन जाकर दिया इस्तीफा। अब से कुछ ही क्षणों में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है, राजभवन जाकर दिया इस्तीफा। यह इस वक्त का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। अमोद मेरे साथ है। अमोद, मैं आपसे एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं और यह हाइपोथेटिकल सवाल इसलिए है क्योंकि ऐसी सिचुएशंस होती हैं। क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत को आने वाले समय में मंत्रिमंडल जो है उसमें कहीं ना कहीं एकोमोडेट किया जाएगा, जब कैबिनेट एक्सपेंशन की जो चर्चाएं बड़े दिनों से चल रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कल क्या होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ठीक है कि हाइपोथेटिकल प्रश्न का उत्तर हाइपोथेटिकली मैं आपको दे देता हूँ कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको एक ऑनरेबल एग्जिट दिया जाए और भविष्य में उनको दिल्ली में ले आकर सेंटर में बिठा दिया जाए। लेकिन ये भी बात सत्य है कि जिस कदर अभी नाराज़गी विधायकों में और पार्टी वर्कर्स में उनके खिलाफ है, वैसे में क्या सेंट्रल लीडरशिप उनको यहाँ एकोमोडेट करेगा? ये संभव है कि उनको अकोमोडेट कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे राजनीति में परमुटेशन कम्बिनेशन होते हैं, उसको देखकर चलना होता है। वहाँ का कास्ट समीकरण देखना होता है, पहाड़ की अपनी अलग राजनीति है, उसमें गढ़वाली और पौड़ी की अलग अलग राजनीति है, तो इन सब चीज़ों को देखना होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज उनको जो हटाया जा रहा है। अमोद जी, एक आपकी खबर है, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, अगर ये नहीं तो फिर कौन? ये खबर मैं आपको बताने से पहले मैं चाहूंगा राहुल दोनों ब्रेकिंग हम लोग अपने दर्शकों को दिखाएं। उत्तराखंड में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक, बड़ी खबर। रमन सिंह, दुष्यंत गौतम विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए। विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। यह ब्रेकिंग और जो अभी कुछ ही क्षण पहले हमने ब्रेकिंग दिखाई, ये दोनों एक साथ दिखाएं, दोनों एक साथ ब्रेकिंग दिखाएं और मैं सीधे चलूंगा। अमोद जी, कौन होगा नया नेता? क्या ऑप्शन सामने आ रहे हैं? देखिए, नया नेता कौन होगा ये अभी सुलझ नहीं पाया है, पहेली बना हुआ है। लेकिन धन सिंह रावत एक जो वहाँ के मजबूत नेता हैं, जो वहाँ कद्दावर नेताओं की श्रेणी में आते हैं। पहले भी जब त्रिवेंद्र रावत को बनाया गया था उस वक्त भी उनका नाम उछला था। वो काफ़ी सम्मानित एक व्यक्ति वहाँ की राज्य की राजनीति में हैं और माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी धन सिंह रावत का नाम आगे बढ़ाया है कि इनको अगर सीएम बनाया जाए तो राज्य की जो जातीय राजनीति है उसमें बहुत असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, दूसरी तरफ हरीश रावत भी हैं कांग्रेस से, तो कहीं जातीय असर बीजेपी पर न पड़े तो संभव है कि धन सिंह रावत को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया जा सके। लेकिन इसके अलावा अजय भट्ट जो सांसद हैं, उनका नाम भी काफ़ी तेज़ी से उछला है। एक दो नाम ऐसे भी हैं जो चर्चा में है, जैसे कि बीजेपी के जो मीडिया कन्वीनर हैं, जो मीडिया प्रभारी हैं और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, गाहे बिगाहे उनका भी नाम आ रहा। पहले एक महत्वपूर्ण दावेदार वो हो सकते थे, लेकिन वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे इस पर अभी मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पर। अमोद जी, दिख रही है ये एक छोटा सा राज्य है लेकिन नेता बहुत बड़े बड़े हैं और ईगोज उससे भी बड़ी बड़ी हैं। मैं वापस लौट रहा हूं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, त्रिवेंद्र सिंह रावत अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, बताएंगे मीडिया से कि आखिर क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या आगे की रणनीति है, क्या होगा उत्तराखंड में, एक एक चीज। तस्वीरें आपके सामने हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या और उत्तराखंड में इतनी तेजी से ये बदलाव क्यों हुआ। पत्रकार मित्रों, सबको नमस्कार। मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते भारतीय जनता पार्टी के
संगठन महामंत्री के नाते और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है आज? 9 तारीख। 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए, ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए, ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूं। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसले होते हैं तो वो सामूहिक विचार के बाद ही होते हैं। आज अध्यक्ष जी से मत करिए, आप अध्यक्ष जी को आप फिर मौका देंगे। कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। वहाँ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
चेहरे पर मुस्कुराहट लेकिन मन है भारी, अब उत्तराखंड में किसकी है बारी? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी कल। मैं सीधे चलूंगा जब तक कुमार कुंदन मेरे साथ नहीं आते हैं। अमोद जी, चेहरे पर मुस्कुराहट मन है भारी, अब उत्तराखंड में किसकी है बारी? यह सवाल है। बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से, बड़े पॉलिटिकली करेक्ट होकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इसका इंपैक्ट हम यही जानना चाह रहे हैं, क्या पड़ेगा उत्तराखंड पर, क्या पड़ेगा उत्तर प्रदेश पर, अभी अंदर क्या कुछ पक रहा है? देखिए, कल बताऊं सबसे पहले आपको कि कल रात में मैं 11:30 बजे तक इनको फॉलो कर रहा था और मैं इनके निवास स्थान पे भी दिल्ली गया था। चेहरे पे जो एक मुस्कुराहट जरूर इन्होंने कल भी ऐसे ही लिया हुआ था, लेकिन मन जो आपने कहा कि भारी था और आज भी भारी है। एक तरह से आज उनको अपने एक बहुत बड़े अभी तक उन्होंने बताया कि अब जीवन का सबसे स्वर्णिम काल था और आज से वो काल खत्म होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको क्यों हटाया गया, इसका प्रश्न उनको खुद भी मालूम नहीं है। वो बोल रहे हैं कि दिल्ली जाइए, दिल्ली आपको पता चलेगा। कुल मिलाकर जो विधायकों की नाराज़गी थी, जो यहाँ से ऑब्जर्वर गए थे, उसमें कंसल्टेशन जो हुआ था, कंसल्टेशन के बाद ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक तरह से फैसला होता है, क्योंकि अध्यक्ष सबसे बातचीत करने के बाद ही ये इस निर्णय पे पहुंचे होंगे जेपी नड्डा कि इनको। अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूं अमोद जी। कुमार कुंदन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार कुंदन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो लुबाब हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि ये सारा प्रेशर जो है सेंटर की तरफ से आया। केंद्र ने सामूहिक निर्णय लिया और उसी निर्णय के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया है। और ये क्यों हुआ है, इसके लिए भी उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको दिल्ली जाना होगा। मतलब साफ है कि जो भी कुछ निर्णय लिया गया है, यह निर्णय पार्टी आला कमान ने लिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी की कि एक छोटे से गांव से मैं उठ के आया और अगर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा तो ये पार्टी आला कमान की वजह से। और आज जो कुछ भी हुआ है, उन्हें बदलने जाने की बात या जो कुछ भी निर्णय लिया गया है, वो भी पार्टी आला कमान की तरफ से लिया गया है। इसका मतलब है कि इसके पीछे की वजह अगर आप जाननी है तो आप आला कमान से पूछिए। मतलब उन्होंने अपना सब कुछ गेंद जो है आला कमान के पाले में फेंक दिया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल की बैठक होगी जिसमें नया नेता चुना जाएगा। कौन चुना जाएगा इसके बारे में भी फिलहाल कुछ भी नहीं कहा। हाँ, इतना जरूर कहा कि उन्होंने जो जो योजनाएं शुरू की है, आने वाले मुख्यमंत्री जो भी होंगे उन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत ही भारी मन से जो मैं आपको रोकूंगा। धन सिंह रावत रेस में सबसे आगे, बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। धन सिंह रावत रेस में सबसे आगे। अमोद जी की एक खबर है इस वक्त, ये बड़ी खबर, कल सुबह उत्तराखंड में अगले सीएम का फैसला। अमोद जी, क्या जानकारी है? देखिए, धन सिंह रावत का नाम ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने खुद भी सुझाया है पार्टी आला कमान को कि अगर मुझे हटाया जा रहा है तो धन सिंह रावत अल्टरनेटिव के तौर पे वहाँ हो सकते हैं। और धन सिंह रावत काफ़ी पुराने नेता हैं, बीजेपी के ही नेता हैं, वो बाहर से आए हुए नेता नहीं हैं। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी किसी भी एमपी को अगर मुख्यमंत्री बनाती है तो उसको चुनाव में जाना पड़ेगा और उसके लिए अब समय नहीं है कि 6 महीना के अंदर वहाँ विधानसभा चुनाव कराकर उसको जिताना। तो इसलिए ये लगभग तय है कि जो भी व्यक्ति बनेगा विधायक से ही बनेगा। वैसे में धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे है। एक दूसरा नाम पुष्कर सिंह धामी का आ रहा है। पुष्कर सिंह धामी भी वहाँ विधायक हैं और मंत्री भी हैं। उनको उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है कि इससे क्या होगा कि पहाड़ की दो जो महत्वपूर्ण जातियां हैं, एक तरफ ठाकुर भी साथ लिया जाएगा, दूसरी तरफ ब्राह्मण भी साधा जा सकता है। तो एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपसे आपकी बात पर मैं सीधे चलूंगा। एक मिनट, एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं। मेरे साथ प्रदीप सर है। प्रदीप सर, ये बड़ी रोचक बात है, ना पहाड़ की चोटी पर कोई टिकता है, ना पहाड़ की सत्ता की चोटी पर कोई ज्यादा दिन टिकता है। ये समझ से परे है पूरा। हाँ, देखिए, 3 राज्य सन 2000 में बने थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ लगातार राजनीतिक रूप से स्थिर रहा, वहां इस तरह की उठापटक नहीं हुई। झारखंड में पिछले 5 साल से 6 साल से जो है वो राजनीतिक स्थिरता आती हुई दिख रही है। उत्तराखंड में भी लग रहा था कि शायद अब आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उत्तराखंड में जो है बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, एक बात है। दूसरा, मुझे लगता है कि आपके जो संवाददाता अमोद जी कह रहे हैं, धन सिंह रावत के बनने की ज्यादा संभावना है,
वजह है उनकी कम उम्र होना, बहुत मिलनसार होना। देखिए, बहुत इस बात पर बीजेपी दूसरी पार्टियों से अलग इस मायने में है कि जब नाराजगी होती है सरकार से तो उसके कार्यकर्ता सबसे पहले नाराज होते हैं। तो जो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर नहीं चल पाएगा वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकता बीजेपी। तो इस लिहाज से नए मुख्यमंत्री का चुनाव करते समय ये निश्चित रूप से ये बात पार्टी आलाकमान के दिमाग में होगी। सर मुझे एक चीज बताइए, एक प्रदीप सर, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। जो अभी कुमार कुंदन ने बड़ी वैल्यूबल बात की, बड़ी महत्वपूर्ण बात की, कितने पॉलिटिकल तरीके से उन्होंने कहा कि आपको जो भी जवाब ढूंढना है आप चले जाइए सेंटर, दिल्ली पे पूछिए वो सवाल का जवाब। मतलब उन्होंने ये बताया कि स्टेट में मेरे लिए सब कुछ सही है, जो हुआ है दिल्ली से हुआ है। तो ये दो चीजें दर्शा रहा है, एक स्टेट में उन्होंने अपना मैसेज लाउड एंड क्लियर कर दिया, दूसरा कि मैं एकदम ठीक हूं यहां के लिए, और दूसरा अपनी नाराजगी भी दबी जुबान में बता दी। नहीं, देखिए निशान जी, बात सीधी सी है कि वो अपॉइंटी थे सेंटर के, वो विधायकों की या पार्टी की पहली पसंद नहीं थे। तो पार्टी आलाकमान की पसंद थे, उनको एक जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी पर उनसे जो अपेक्षा थी उस पर खरे नहीं उतरे, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। अब वो क्या कहते हैं उसका कोई ज्यादा मायने नहीं रह जाता, क्योंकि उनको मौका जब दिया गया था तब ऐसा नहीं है कि पार्टी के बहुत लोकप्रिय नेता थे और उन्हीं को सब विधायक चाहते थे, कार्यकर्ता चाहते थे। तो ये फर्क जो है समझना चाहिए कि आला कमान के अपॉइंटी थे, आला कमान ने उनको उनकी परफॉर्मेंस से असंतुष्ट होकर हटा दिया। आप जो बता रहे हैं अमोद जी, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, यहां पर जो कुछ भी हो रहा है, अभी हम बात अगर उत्तराखंड की करें, जो कुछ भी चल रहा है उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि एक बहुत स्ट्रांग मैसेज चुनावों की रणनीति के लिहाज से, उस लिहाज से नेता का चयन बहुत मायने रखता है। इसको अगर आप धन सिंह जी की जो बात कर रहे हैं, इसको दिमाग में रखते हुए इनका कंट्रीब्यूशन या इनकी प्रेजेंस वो कितना मायने रखती है? देखिए, पार्टी में हर नेता का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और धन सिंह रावत के साथ चूंकि एक चीज़ जुड़ा हुआ है कि वो पुराने कार्यकर्ता हैं और काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, और सबसे मिलजुल कर चलते हैं, बहुत मिलनसार उनका व्यक्तित्व रहा है। तो जो इनमें कमी पाई जा रही थी कि ये लोगों से नहीं मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं, विधायकों का काम नहीं हो रहा है, मंत्रियों से अच्छे व्यवहार नहीं है, तो ये समस्या जो है तात्कालिक समस्या, ये मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। एक और अभी नेता है, उनकी एक बयान आ रहा है अभी, आप इस सीधे देखते हैं, आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। कुछ दिक्कतें हैं ऑडियो में, इसलिए जी अमोद जी आपके पास में वापस आ रहा हूं, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। कुमार कुंदन, अगर अभी के जो हालात हैं इनकी बात की जाए, उत्तराखंड में कई स्टॉलवर्ड्स हैं, एक दो नहीं बल्कि कई हैं, और वो बीजेपी के भी हैं और अन्य पार्टियों के लोग जो बीजेपी में शामिल हुए उनके भी हैं। उन सब के बीच में एक नाम तलाशना और उसको भी लेकर कंसेंसस बनाना, क्या ये कल एक चुनौती नहीं होगी? ये बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है हाल ही में जो प्राकृतिक आपदा आई है उससे बड़ी राजनीतिक आपदा ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि नया नेता को किसको चुना जाए, किस तरीके से चुना जाए, किस तरह से कास्ट कॉम्बिनेशन का भी ख्याल रखा जाए, खास करके तब जब चुनाव अगले 1 साल के अंदर होना है। और इससे भी बड़ी बात, नया नेता ऐसा हो जो सर्वमान्य हो, जिसको सारे विधायकों का सपोर्ट हो। क्योंकि राजनीतिक रिपोर्टिंग करते हुए निशांत, मुझे भी काफी अरसे हो गया है, पहली बार ऐसा देखने को मिला, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी जा रही थी और उसके सपोर्ट में एक भी विधायक उसके घर के सामने खड़ा नहीं था। समर्थकों का हुजूम खड़ा हो जाता है अगर कोई लोकप्रिय नेता की विदाई होती है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ पहले से ही सुनिश्चित हो। और इस तरह से अगले कौन मुख्यमंत्री होंगे और उनको किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा, ये एक पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। शायद यही वजह है कि रमन सिंह जैसे सीनियर पर्यवेक्षक को यहाँ भेजा जा रहा है और साथ में दुष्यंत गौतम भी आ रहे हैं। ये वो दोनों लोग हैं जिन्होंने सभी विधायकों से 1-to-1 बेसिस पे अभी से 3 दिन पहले ही बात की है। तो पार्टी एक मैसेज देना चाहती है कि हम जिनको भी चुन रहे हैं, एक ऐसा नेता चुन रहे हैं जो सर्वमान्य होगा, जो विधायकों की सुनेगा और
विधायकों का जो ये आरोप है कि बेलगाम अफसर नहीं सुन रहे हैं, इस तरह के आरोपों को जो है दता बताते हुए नेता का चुनाव करना है। कौन होगा ये बड़ा मुश्किल है। कहा यह भी जा रहा है कि संभव एक डिप्टी सीएम का भी चुनाव हो जाए, ताकि जो है और भी। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं यहां पर। बड़ी खबर त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे पर हरीश रावत का बयान, सीएम बदलने से कुछ नहीं होगा। हरीश रावत, 2022 में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। हरीश रावत ने कहा बीजेपी सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।